हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 11th के फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हम एक औसत वेग एवरेज वेलोसिटी के ऊपर बात कर चुके थे। उसमें हमने एक दो न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। अब हम आज से जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है तात्क्षणिक वेग। उससे पहले हमने तात्क्षणिक चाल के बारे में पढ़ा था। तो तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक जो चाल है, ये दोनों क्या है, सेम है। इनमें अंतर क्या है कि जब चाल शब्द आएगा तो हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, और जब वेग शब्द आएगा तो हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। क्योंकि देखिए, चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है, और दूरी भी क्या है? अदिश राशि है। इधर हम बात करें विस्थापन अपने डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसी राशि है? वेक्टर है। जो क्वांटिटी है वो कैसी है? वेक्टर है। और वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए जब भी चाल की बात होगी, चाहे वो औसत चाल एवरेज स्पीड की बात हो, तब भी हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, या फिर तात्क्षणिक चाल की बात हो तब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। जहां बात वेग की होगी तब हम किसकी बात करेंगे? विस्थापन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो हमने एवरेज स्पीड टॉपिक कवर किया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड कवर किया था, एवरेज वेलोसिटी कवर किया था। उसी तरह आज हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कवर करते हैं और उस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एज इट इज सेम है जैसा कि हमने तात्क्षणिक चाल पढ़ा था। आज हम बस इतना सा पढ़ेंगे कि जहां हमने चाल में दूरी को मेजर किया था, यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट विस्थापन को मेजर करेंगे। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है? अगर हम सीधी सी डेफिनेशन लिखना चाहें तो गति के दौरान किसी निश्चित क्षण पर वस्तु का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। कहने का मतलब, किसी फिक्स पॉइंट पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? वहां की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। इससे पहले हमने बात की थी स्पीड की, तो ये दोनों क्या है? सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो अब इसको देखिए, हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? अगर हम इसको v से डिनोट करते हैं तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? लिमिट, टाइम बहुत कम होता है इसलिए टाइम टेंड्स टू जीरो। और अगर हम इसको आगे लिखना चाहें तो डी एस अपॉन डी टी। ये किस में लिखा है? हमने अवकलन की फॉर्म में लिखा है, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा है। ये लिखा क्या हुआ है अगर हम देखें तो देखो, डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट का किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। सीधा फॉर्मूला लिखना चाहें तो v इक्वल टू डी एस अपॉन टी टी। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है, तब हमें क्या मिल रहा है? वेलोसिटी मिल रही है। अब बात करें कि इसका मैं क्या कर देता हूँ, पक्षांतरण कर देता हूँ, तो डी एस इक्वल टू वी डी टी, और इसी का मैं कर देता हूँ इंटीग्रेशन, तो डी एस इंटीग्रेशन वी डी टी, और डी एस का क्या हो जाएगा? एस वी डी टी। अब देखिए, ये क्या है? अपना डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। अगर मैं वेलोसिटी का समय के रेस्पेक्ट में समाकलन कर देता हूं, इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। ऐसे ही जब हम वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है, विस्थापन मिलता है। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? वही मीटर में। और अगर इसकी मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन भी इसकी क्या होगी? वही m0 l1
T0, ठीक है, विस्थापन की। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट वेग की बात करूं, अगर मैं यहाँ वेग की बात करूं तो मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 t-1। ये किसकी है, वेग की। इससे पहले जो मैंने लिखी थी वो किसकी थी, डिस्प्लेसमेंट की। तो हम वेग की बात कर रहे हैं, जब हमने वेलोसिटी की बात की थी तब भी स्टार्टिंग में मैंने ये दोनों चीज लिखाई थी, फिर से मैंने आपको रिवाइंड करा दी, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए कभी भी पेपर में बहुत कम इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, मोस्टली इस पे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, कि न्यूमेरिकल्स इस पे कैसे आएंगे। इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है, जैसे कि हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की थी, एज इट इज इसमें हमने वेलोसिटी की बात की। बस डिफरेंस हमें इतना याद रखना है कि अगर हमें कहीं भी शब्द देखे स्पीड, तो हमें बात मतलब सोचना है कि इसमें जरूर क्या होगी, दूरी होगी, डिस्टेंस होगा। और जब बात आती है वेलोसिटी की, तब उसमें डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन मेजर होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल की। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। वस्तु के विस्थापन का समीकरण S इजकल टू t², चलो माइनस में भी ले लेते हैं, -2t+1 है, जहां S मीटर में और t सेकंड में है। तो समय की निम्न स्थितियों पर वेग ज्ञात करो। अब वो तात्क्षणिक भी हो सकता है और एवरेज भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है t इजकल टू 1 सेकेंड, t इजकल टू 3 सेकेंड, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है t इजकल टू 2 सेकेंड से t इजकल टू 4 सेकेंड तक। अगर देखो टाइम पीरियड दे रखा है, तो हमें क्लिक होना चाहिए दिमाग में कि यहाँ एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग की बात कर रहा है, और एक फिक्स पॉइंट पर पूछ रहा है, तो मेरे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर हम तात्क्षणिक वेग की बात करें। अगर यहाँ विस्थापन दे रखा है तो वेग की बात करेंगे, दूरी दे रखी है तो चाल की बात करेंगे। वो मैंने आपको चाल वाली न्यूमेरिकल करा दिए थे। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है s इजकल टू t² - 2t+1। अब हमें देखना है t इजकल टू 1 सेकंड पर और t इजकल टू 3 सेकंड पर। क्या देखनी है हमें, वेग देखना है। तो अब वेग के लिए हमें एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे, v इजकल टू ds/dt। मतलब डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा, 2t - 2, t का 1 हो जाएगा तो -2, और +1 का हो जाएगा 0, तो इसलिए 2t - 2 आएगा। जिनको ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, वो चैप्टर नंबर 0 जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कवर करा रखे हैं, उनको देखें। अब देखिए v इजकल टू 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड पर क्या होगा कि t की वैल्यू क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मीटर पर सेकेंड, यूनिट लगाना भूलना नहीं है। और 3 सेकंड पर बात करें तो देखिए 2 × 3 - 2, तो 6 - 2 4 मीटर पर सेकंड। ये आ गया एग्जैक्ट पॉइंट कि अगर कोई वस्तु है जो मूव कर रही है, तो फर्स्ट सेकंड मतलब पहले सेकंड पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और उसके अगर हम तीसरे सेकंड में देखें तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड होती है। अब बात करते हैं किसी फिक्स टाइम पीरियड की, क्योंकि देखियो ये क्या हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, v इजकल टू, हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, x2 माइनस या फिर s2 लिख लेते हैं विस्थापन, अगर आप s2 - s1 t2 - t1, ये औसत का फॉर्मूला होता है। तो पहले देखते हैं t इजकल टू 2 सेकंड पर s की वैल्यू क्या होगी, 2 सेकंड पर। तो s क्या होगा, t की जगह हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं,
2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 इजकल टू 4 और 4 4 तो 1 मीटर। तो t इजकल टू 4 सेकेंड पर देखते हैं तो s इजकल टू 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 1 इजकल टू, तो देखिए 16 में से 8 माइनस होगा तो 8 और 9 मीटर। अब बात करते हैं v इजकल टू, तो क्या होगा देखिए 9 माइनस 1 अपॉन 2, तो 8 अपॉन 2 इजकल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गई एवरेज वेलोसिटी हो गई, और ये क्या हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। क्योंकि यहाँ हम फिक्स सेकंड पे देख रहे हैं, पहले सेकंड पे कितना होगा, तीसरे सेकंड पे कितना होगा, और यहाँ हम किसी फिक्स टाइम पीरियड में देख रहे हैं कि उस फिक्स टाइम पीरियड में उस वस्तु की वेलोसिटी क्या होगी। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं एक दूसरे न्यूमेरिकल के टाइप पर। देखिए एक टाइप के मैंने एक न्यूमेरिकल करा दिया, तो अगर इस टाइप का आएगा तो उसमें क्या चेंज करेगा, इस इक्वेशन को चेंज करेगा, यहाँ इन वैल्यू को चेंज करेगा और बाकी सारा सेम रहेगा। तो हमें जो प्रोसेस करना है क्वेश्चन करने का वो भी सेम रहेगा कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है तो उसको हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम की। बात कर लेते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की। तो देखिए और कैसे न्यूमेरिकल आ सकता है, वस्तु के वेग का समीकरण v इजकल टू टी माइनस 2 है, जहां t इजकल टू सेकेंड में और v मीटर पर सेकेंड में है। t इजकल टू 2 सेकेंड पर व t इजकल टू 5 सेकेंड पर वस्तु की स्थिति ज्ञात करो। एक कंडीशन और दे रखी है, जबकि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति 2 मीटर पर है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें वेलोसिटी का क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। तो v इक्वल टू हमें दे रखा है t माइनस 2 दे रखा है, ये प्लस कर लो चलो पहले, ठीक थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं। t इक्वल टू क्या दे रखा है, v इक्वल टू क्या दे रखा है, बस प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर प्लस से हमें आसानी होती है, सॉरी, कि t प्लस 2 हमें क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है किसकी, वेलोसिटी। अब उसने बोला है कि मुझे स्थिति बतानी है, एक तो 2 सेकंड पर और एक 5 सेकंड पर। एक लास्ट में कंडीशन दी हुई है कि जबकि वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति है 2 मीटर पर है। तो देखिए हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो s इजकल टू टी प्लस 2 का हम टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t प्लस सी। अब हमें कंडीशन दी हुई है कि प्रारंभिक स्थिति मतलब जहां से वो जो ऑब्जेक्ट है वो जब मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो देखिए जैसे एक तो क्या है 0 है, ये क्या है 2 मीटर है और ये आगे गति कर, तो वस्तु एग्जैक्ट यहाँ है t बराबर 0 टाइम पर। इसको मैं लिख सकता हूँ एस टी इजकल टू 0 इजकल टू 2 मीटर, मतलब कि उसकी प्रारंभिक स्थिति कहाँ है, 2 मीटर पर है। तो इससे हम देखिए c की वैल्यू निकाल लेते हैं कि अगर मैं t इजकल टू 0 पर देखूं तो c क्या हो जाएगा, एस टी इजकल टू 0, तो 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 0 प्लस सी, तो यहाँ 2, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
अब मैं इस फॉर्मूले में रख देता हूँ, इक्वेशन में रख देता हूँ एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू प्लस टू टी प्लस टू। अब मुझे स्थिति बतानी है टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर कि वो कहाँ पर होगी वस्तु। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा देखिए 4, 2 कट जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 मीटर। वहीं बात कर लेते हैं t इक्वल टू 5 सेकंड पर, तो देखिए क्या हो जाएगा एस टी इक्वल टू 5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 25/2 प्लस 10 प्लस 2, तो देखिए 25/2 प्लस 12, और 25 को जब हम करेंगे तो 12.5 प्लस 12 इक्वल टू 24.5 मीटर। तो t इक्वल टू 5 सेकंड पर जो ऑब्जेक्ट है अपना, उसकी जो स्थिति होगी, पोजीशन होगी, वो 24.5 मीटर पर होगी, और 2 सेकंड्स पर कितनी होगी 8 मीटर होगी। ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना है। तो आपको दो टाइप बता दिए। फर्स्ट टाइप था उसमें हमें क्या दे रखा था, इसकी विस्थापन की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी थी, तब हमें कैसे सॉल्व करना है, और इसमें हमें क्या दे रखी है वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है, और हमसे क्या निकल रहा है वो डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि इसमें देखो ये पूछा हुआ है वस्तु की स्थिति, मतलब हमें उसका क्या पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है। पोजीशन निकालने के लिए हम उसका क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क को दे देता हूं, वैसे इजी सा क्वेश्चन है, सेम एज ऐसे ही होगा, कहीं भी घबराने की बात नहीं है। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन कई बार नेट जी में भी पूछे जाते हैं, तो क्या कर देगा वो, इसको चेंज कर देगा टी स्क्वायर माइनस 2t, या फिर चलो ये मैंने दे दिया पहले, तो इसको लिख लेते हैं टी की पावर 3 प्लस 2t स्क्वायर प्लस सॉरी, आज तबीयत थोड़ी ऐसी है, ऐसा ही हमें वेरिएबल दे देगा और ये कंडीशन हटा देगा, और सिंपली ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, जिसको आप घर पे ट्राई करके देखेंगे और बाद में हल करेंगे तो आपको जरूरी आंसर आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब देखिए हमारे दो टॉपिक कवर हो चुके हैं, कौन कौन से, एक तो हमारा वेलोसिटी वाला और एक हो चुका है स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी में भी मैंने एवरेज की भी बात की थी, इंस्टेंटेनियस की भी बात की थी। इसमें मैंने एवरेज की भी बात की थी और इंस्टेंटेनियस, दोनों पर मैंने न्यूमेरिकल भी करा दिए। ध्यान ये रखना है, जब वेलोसिटी की बात हो तो हमें क्या आना चाहिए माइंड में, डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। जब स्पीड की बात हो तो माइंड में डिस्टेंस आना चाहिए, और दोनों के बटे में टाइम तो रहेगा ही। तो ये दोनों चीज आपको माइंड में क्लियर रखनी है। अब इनसे आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, जिसको हम बोलते हैं त्वरण, कि त्वरण एग्जैक्टली होता क्या है। बात करें हम एक्सीलरेशन, त्वरण की, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब भी हम वेग की बात करते हैं, या फिर हम कोई गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, धीरे 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 हम उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। तो वो स्पीड किसके रेस्पेक्ट में बढ़ती है, टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ती है। जैसे हमने घर से चलना स्टार्ट किया तो हमारे घर पे जो स्पीड रहती है वो बहुत कम रहती है, पर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, टाइम निकलता है थोड़ा बहुत, तो वो स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो वो जिस रेट से बढ़ रही है, जैसे कि मान के चलिए घर के पास आपकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, थोड़ा दूर जाके 20 मीटर पर सेकंड हुई, थोड़ा दूर जाके 30 हुई, और हाईवे पर पहुंचते पहुंचते वो हो गई 100 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो जो जिस रेट से वो बढ़ रही है टाइम के साथ, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा भी क्या हो जाएगी, वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष
परिवर्तन की या वस्तु के वेग में, क्लियर ऐसा ही लिख दो, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। कहलाता है। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। बात करें दूसरी डेफिनेशन की, वस्तु के वेग में परिवर्तन एवं समय में परिवर्तन के अनुपात को त्वरण कहते हैं। एक और लिख सकते हैं कि वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में जो परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका अगर हम फिजिकल मीनिंग देखें कि जिस रेट से हमारी स्पीड बढ़ रही है, कि जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं तो वो बाइक की या गाड़ी की जो स्पीड बढ़ रही है वो टाइम के रेस्पेक्ट में ही बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आपने घर पे स्टार्ट किया और आप घर पे मान के चलो 12:11 पे थे, तो आपने 12:11 पर ही वो 0 से 100 पर पहुंचा दी। कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा ना। तो उस टाइम के रेस्पेक्ट में जितना चेंज होता है उसकी वेलोसिटी में, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन को ए से डिनोट कर देते हैं और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन। नॉर्मली इसको ऐसे लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। और लिखना चाहें तो a इक्वल टू v अपॉन टी, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट क्या होगी, देखिए इसकी क्या होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड पढ़ते हैं और अपॉन क्या है, सेकंड है, तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखिए m, तो m मास तो है नहीं, तो m0 L1 t माइनस 2। जैसा कि मैंने बोला था कि जैसे जैसे हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते जाएंगे, हम यूनिट और डायमेंशन की साथ बात करते हुए जाएंगे। अब जो ये हमारा त्वरण है, ये क्या है, एक सदिश राशि है। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी मोस्टली पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ऐड होती है। और जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ऐड होती है उसमें वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो मोस्टली आती है। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई, कि वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में जितना चेंज होता है उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं और इसका फॉर्मूला v अपॉन टी होता है। अब बात करते हैं कि त्वरण, ये जो तीन वैल्यू होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, बात करते हैं। ये आपने लिख लिया होगा और इसमें कुछ बचा नहीं है, यूनिट लिखा दी, डायमेंशन लिखा दी और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोस्टली जब इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो हमें यहाँ तक कंप्लीट करके आना है कि उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी यूनिट क्या है और वो कैसी क्वांटिटी है, तब आपके 100 to 100 मार्क्स मिलते हैं। केवल डेफिनेशन लिखने से अब फिजिक्स में काम नहीं चलता है, क्योंकि उसमें यूनिट एंड डायमेंशंस मेजर करना नेसेसरी। अब बात करते हैं, देखिए त्वरण। तो त्वरण जो होता है वो तीन टाइप का होता है, अभी हमने देखा था। कौन कौन से, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है जीरो, शून्य। अब देखिए जैसे कि ये मार्कर है, ऊपर से छोड़ते हैं नीचे आते आते इसकी क्या बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। जैसा कि आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए होंगे कि जो अपनी अर्थ होती है उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि जब ऊपर से कोई वस्तु गिरती है तो पर सेकंड उसके जो स्पीड में जो चेंजमेंट होता है या वेलोसिटी में चेंजमेंट होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर उसका जीरो वेग था या जीरो वेलोसिटी थी उस टाइम, तो फिर 9.8, फिर 19, फिर वो 9.8 से बढ़ती हुई जाती है। जैसा कि हम नीचे से कोई ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो नीचे स्पीड ज्यादा होती है, फिर ऊपर कम होती जाती है।
लेकिन जब ऊपर से आती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो कब वैल्यू पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, कब जीरो होगी, तो यहां देखते हैं कि जब वस्तु का वेग समय के सापेक्ष या समय के साथ बोल सकते हैं बढ़ता है, तब त्वरण पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब एग्जाम्पल अगर बात करें, पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन वस्तु का मुक्त रूप से नीचे गिरना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका क्या होता है, एक्सीलरेशन बढ़ जाता है। नेगेटिव जैसे इसमें समय के साथ बढ़ता है, ऐसे इसमें क्या होगा, जब वस्तु का वेग, जब वस्तु की वेलोसिटी समय के सापेक्ष घटता है तो त्वरण नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन किसी वस्तु को ऊपर फेंकना। आपने देखा होगा जब हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, जैसे मार्क रहे ऊपर फेंका, आया ना नीचे, तो ऊपर के पॉइंट पे कहीं जाकर इसकी क्या हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। नीचे से फेंकते हैं स्पीड से, जैसे ये जा रहा है, फिर वेलोसिटी ऊपर जीरो हो गई, फिर ही तो लौट के आता है। और जीरो कब होगा, जब वस्तु के वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तब वस्तु का त्वरण शून्य होता है। यह बात हुई डेफिनेशन में। अब देखिए ए इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। वी टू की जब वैल्यू वी वन से ज्यादा होगी तब वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। यहां बात करें वी वन की वैल्यू वी टू से ज्यादा होगी तब क्या आएगी, नेगेटिव। और यहां बात करें वी टू इक्वल टू वी वन होगा तो क्या आएगी, वैल्यू शून्य आएगी। ठीक है, यहां पर अगर देखिए बढ़ता जा रहा है, वी टू की वैल्यू ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहां से भी यहाँ नेगेटिव आएगी और यहाँ जीरो आएगी। जैसे कि मैं देखो तीनों को एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि जैसे कि अगर हम एक बाइक को एक फिक्स स्पीड में चलाते हैं या फिक्स वेलोसिटी से चलाते हैं, जैसे 30 मीटर पर सेकंड से ही हम उसको लगातार चलाते रहते हैं, मतलब उसके वेग में वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसका जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वो क्या है, जीरो है। दूसरी बात करते हैं कि जब हम बाइक चलाना स्टार्ट करते हैं घर से, तो घर पे हमारी 0 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन आगे हम कहीं जाते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ती जाती है। और ये वाला पॉइंट कब है कि जब जैसे ही हम कहीं स्पीड में चल रहे हैं हाईवे पर और हमें कहीं रुकना है, तो हम क्या करते हैं, स्पीड को धीरे 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 क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इसका मतलब त्वरण क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और इस नेगेटिव वाले त्वरण को ही हम दूसरा नाम दे देते हैं मंदन, और इंग्लिश में बोल देते हैं रिटार्डेशन, और एक और नाम है डी एसिलरेशन। ठीक है, इसके दो नाम है, रिटार्डेशन या डी एसिलरेशन, हिंदी में बोलते हैं मंदन। जब ये पॉजिटिव होता है चेंजमेंट तब उसको हम एसिलरेशन त्वरण बोलते हैं, और जब ये चेंजमेंट नेगेटिव होता है तो उसको हम रिटार्डेशन या डी एसिलरेशन बोलते हैं। और जीरो का आपको पता है कि जब उसकी वेलोसिटी में जब चेंज नहीं होता है, चेंजमेंट जीरो होता है, तब उसको हम, उसका जो एसिलरेशन है वो क्या आता है, जीरो। मतलब पहले भी वेलोसिटी उतनी थी, लास्ट में भी वेलोसिटी उतनी थी, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, चेंजमेंट जीरो आएगा। तीनों मैंने आपको एग्जांपल भी बताए हैं कि जैसे कि हम घर से स्टार्ट करते हैं चलना तो हमारी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो हम मानते हैं कि वो एक्सीलरेशन हो रहा है। जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते टाइम क्या होता है, मंदन होता है, रिटार्डेशन होता है। और जब हम बीच में फिक्स वेलोसिटी से चल रहे हैं तब क्या होगा, शून्य होगा। यहां डायग्राम बना सकते हैं, जैसे ये हमारा घर है,
ये एक फाइनल डेस्टिनेशन है। यहाँ से हम यहाँ चलते हैं, यहाँ 0 मीटर पर सेकंड है, यहाँ तक 10 मीटर पर सेकंड से पहुंच जाते हैं, और हम यहाँ 10 तो कम हो जाएगा, 40 लगा लो, और यहाँ तक 40 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ 0 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ वेग बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, त्वरण की वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ सेम है, 40 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ त्वरण 0, और 40 से धीरे धीरे कम हो रहा है, मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो यहाँ नेगेटिव होगी। आई थिंक ये जो एक्सीलरेशन वाला टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं इतना ही कवर करूंगा। इससे आगे हम एक्सीलरेशन पर क्वेश्चन भी करेंगे बहुत अच्छे अच्छे से, और आगे के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लास्ट वीडियो कैसी लगी, ये वाली वीडियो कैसी लगी, हमें लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत ही बड़ा कदम हो सकता है आगे बढ़ने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड नाइट।